सुप्रभात बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह एक कविता है जिसका शीर्षक है तोप। इसके कवि हैं वीरेन डंगवाल जी। वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्ति नगर में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। वीरेन डंगवाल जी पेशे से प्राध्यापक थे, साथ ही साथ ये पत्रकारिता से भी जुड़े हुए थे। समाज के साधारण जन और हाशिए पर स्थित जीवन के विलक्षण ब्यौरे और दृश्य को कविताओं के माध्यम से वीरेन डंगवाल जी हमारे सामने प्रस्तुत करते थे। हाशिए यानी किनारे पे इन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ों और जीव जंतुओं को अपनी कविता का आधार बनाया है जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा किए रहते हैं। वीरेन के अब तक 2 कविता संग्रह इसी दुनिया में और दुष्चक्र में सृष्टा प्रकाशित हो चुके हैं। पहले संग्रह पर प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा इन्हें अन्य कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। वीरेन डंगवाल ने कई महत्वपूर्ण कवियों की अन्य भाषाओं में लिखी गई कविताओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है। 28 सितंबर 2015 को इनका देहावसान हो गया। आइए पाठ में प्रवेश करते हैं। प्रतीक और धरोहर 2 किस्म की हुआ करती है। प्रतीक यानी निशानी चिन्ह और धरोहर यानी अमानत। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है। भान यानी जानकारी मिलना, ज्ञान मिलना। और दूसरी वे जो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों से कब क्या चूक हुई थी। चूक यानी भूल, जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को दारुण दुख और दमन झेलना पड़ा था। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही 2 प्रतीकों का चित्रण है। पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत ने उसका स्वागत ही किया था, लेकिन करते कराते वह हमारी शासक बन बैठी। उसने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोपें भी तैयार की। उन तोपों ने इस देश को फिर से आज़ाद कराने का सपना साकार करने वाले जाबाजों को मौत के घाट उतार दिया। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को निस्तेज कर दिया। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ पाँव न जमाने पाए जिसके इरादे नेक न हों, और यहाँ फिर वही तांडव मचे जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों न आए जिस काम में इस पाठ की तोप आ रही है। तो आइए देखते हैं कविता का भावार्थ। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में।
कंपनी बाग यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया बाग जो कि कानपुर में स्थित है। मुहाने यानी प्रवेश द्वार। धर रखी यानी रखी गई। संभाल यानी देखभाल। विरासत यानी पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं। सैलानी यानी दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री या पर्यटक। जबर यानी जबरदस्त। शक्तिशाली। सूरमा यानी वीर। धज्जे यानी चिथड़े चिथड़े करना। कवि कहते हैं कि कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही एक तोप रखी दिखाई देती है। इस तोप को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रयोग किया गया था। इस तोप तथा कंपनी बाग की बहुत देखभाल की जाती है। इसे अपने पुरखों द्वारा मिले धरोहर के रूप में सजाया संवारा जाता है और इस तोप को एक वर्ष में 2 बार खूब चमकाया जाता है। बच्चों, विरासत में मिली चीजें हमें अपने पूर्वजों से मिलती हैं और उन चीजों से हमें संस्कार, उनके अनुभव, हमारे रीति रिवाज, परंपराओं इत्यादि का स्मरण होता है। इसीलिए हम विरासत में मिली चीजों को संभाल कर रखते हैं। साथ ही साथ वे चीजें हमें ये भी बताती हैं कि हमारे पूर्वजों से कब और कहाँ किस प्रकार की गलतियां हुई थीं और उनका क्या परिणाम निकला। साथ ही इन गलतियों से बचने और इनके समाधान भी निकालने के तरीके हमें पता चलते हैं। इसीलिए हम विरासत में मिली चीज़ों को संभाल कर रखते हैं। अब यहाँ कविता में बताया गया है कि साल में 2 बार इस तोप को खूब चमकाया जाता है। ये तोप साल में 2 बार चमकाई जाती है। कब कब? एक गणतंत्र दिवस को और दूसरी स्वतंत्रता दिवस को। इस कविता से हमें यह जानकारी मिलती है कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों के संघर्ष को कुचलने के लिए इन तोपों का प्रयोग किया गया था। इस प्रकार ये हमारे विरासत हैं। ये हमें विरासत के रूप में ये तोप मिले हैं। क्या क्या विरासत के रूप में मिला है? कंपनी बाग और तोप। इस कंपनी बाग में हर रोज सुबह और शाम के समय बहुत से सैलानी घूमने के लिए आते हैं। तब यह तोप उन सभी को बताती है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मैंने जबरदस्त कार्य किया था और अच्छे अच्छे सूरवीरों के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए थे। इस प्रकार यह तोप अपनी गौरव गाथा बाग में आने जाने वाले सभी लोगों को बताती है। काव्य सौंदर्य देखेंगे हम। कविता में प्रयोग की गई भाषा अत्यंत सरल एवं सहज है। इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है जिससे चित्रण अत्यंत जीवंत हो गया है। अच्छे अच्छे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। आगे देखते हैं। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं। खासकर गौरैयें वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो उसका मुंह होना ही है, उसका मुंह बंद।
बहरहाल का अर्थ होता है फिलहाल, इन दिनों या अब। फारिग यानी खाली, मुक्त, फुर्सत मिलना। अक्सर यानी प्रायः। गपशप यानी बातें। शैतानी यानी शरारत। दरअसल यानी वास्तव में। कवि कहते हैं कि पहले यह तोप कितनी भी विनाशकारी क्यों न रही हो, किंतु आजकल तो यह खिलौने के रूप में काम कर रही है। अब बच्चे इस तोप पर बैठकर घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। जब कभी इस पर बच्चे सवारी नहीं करते, अगर वह खाली होती है, तो उस समय चिड़िया इस पर बैठकर आपस में गपशप करती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ पक्षी शरारत करते हुए इस तोप के मुंह के भीतर भी घुस जाते हैं। विशेष तौर पर गौरैयें, वो तो बिल्कुल भी इस तोप से नहीं डरती। इस तोप पर बैठकर वे गपशप करती हैं और भयहीन होकर तोप के मुंह में घुसकर खेलती हैं। बच्चे भी इस पर सवारी करके मानो यह बताते हैं कि चाहे तोप कितनी भी बड़ी और शक्तिशाली क्यों न हो, एक न एक दिन उसका मुंह बंद हो ही जाता है। कवि इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान विनाशकारी तोप के पास तो बिल्कुल ही नहीं है। साथ ही साथ कवि यह भी बताना चाहते हैं कि कोई अत्याचारी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक न एक दिन उसका अंत निश्चित है। साथ ही यह भी पता चलता है कि किसी भी समस्या का हल तोप के पास, विनाश के पास या विध्वंस के पास नहीं है। हमारे पूर्वजों और पूर्व अनुभवों तथा पुरानी परंपराओं की याद में हमें उनके अनुभवों से कुछ सीखने को मिलता है। काव्य सौंदर्य देखते हैं। इसकी भाषा अत्यधिक सरल एवं सहज है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो बच्चों, यह कविता हमें यह संदेश देती है कि अत्याचारी, क्रूर और निर्मम शासक का एक न एक दिन अवश्य ही अंत होता है, जैसे इस तोप का हुआ। आज यह तोप बच्चों तथा पक्षियों के मनोरंजन का साधन बन गई है, जो कि कभी कभी सुरमाओं के धज्जियां उड़ाने का कार्य करती थी। कविता यह भी संदेश देती है कि अनाचार, अत्याचार और अन्याय करने वाले चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, उन्हें एक दिन जनशक्ति के सामने हार माननी ही पड़ती है। आप चित्र में तोप देख सकते हैं। आप में से बहुतों ने इसे देखा होगा। तो यहाँ हमारी तोप कविता समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम इस कविता के प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।